एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस शो में हम लोग गेहूं के बाजार पर चर्चा करेंगे। गेहूं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी सर ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए बने हुए हैं। इसके अलावा एग्रोकॉप इंटरनेशनल के हेड ऑफ रिसर्च इंद्रजीत पॉल जी हैं। आप दोनों का स्वागत है। अजय सर आपका ऑलरेडी स्वागत है और इंद्रजीत सर आपका भी स्वागत है द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत करना शुरू करते हैं। इंद्रजीत सर आपसे शुरुआत करूंगा। गेहूं पर चर्चा करेंगे आज के शो में। पहला सवाल मेरा यही है सर, चीन के आंकड़ों से शुरू करते हैं। चीन में गेहूं के सालाना एंडिंग स्टॉक में लगातार गिरावट बनी हुई है। 6 साल में स्टॉक करीब 2.5 करोड़ टन नीचे आ गया है। अगर चीन ने अपने स्टॉक के लिए गेहूं की खरीदारी शुरू कर दी तो ग्लोबल मार्केट पर सर इसका असर क्या होगा? अजय सर आप व्यू दे दीजिए, शायद कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, प्लीज सर। बिल्कुल ब्रिज, अगर हम बात करें तो चाइना ने जिस ढंग से अभी डेटा बताया है तो पहला चीज आप समझिए कि प्राइसेस में इमीडिएट एक सर्ज आता हुआ दिखाई दिया, बिकॉज चाइना होल्ड करता है ओवर 50% ऑफ ग्लोबल व्हीट रिजर्व। हाँ, लेकिन दो तीन चीज देखिए, 2-3 साल पहले हमने देखा इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट में नहीं था, बट इंडिया ने एक्सपोर्ट स्टार्ट भी किया। साथ में ब्लैक सी एरिया में भी हमने कंसर्न देखा, वो भी एक कारण था। बट सडनली जो एग्रेसिव बाइंग दिखी है रीबिल्ड का 25 मिलियन टन के आसपास का, जिसकी वजह से हमने देखिए साथ में एक्सट्रीम प्रेशर बना हुआ है टॉप एक्सपोर्ट। देखो चाइना जब परचेज करना स्टार्ट करता है तो ग्लोबल मार्केट जैसे रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, फ्रांस, यहाँ पे हमने देखा टाइट पोजीशन बनने स्टार्ट हो जाते हैं और एक्सपोर्टेबल सरप्लस भी था। इस वजह से ये पॉसिबल हो पाया। वॉल्टिलिटी डेफिनेटली बढ़ने वाली है आने वाले दिनों में, क्योंकि ग्लोबल व्हीट का जो प्रोडक्शन है वो करीबन 800 मिलियन टन के आसपास है और सिंगल बायर इसमें बड़ी बाइंग कर सकता है। इसके चलते हमने भाव में अच्छी मूवमेंट भी आते हुए देखी। फूड इन्फ्लेशन भी हम देख रहे हैं कंटिन्यू बढ़ रहा, वॉर लाइक सिचुएशन की वजह से मूवमेंट भी नहीं है। तो यस, चाइना का जो ये प्रोक्योरमेंट अगर आगे बढ़ता है तो डेफिनेटली ये पूरे मार्केट में एक तेजी कंटिन्यू रख सकता है। इंद्रजीत सर आपका क्या व्यू रहेगा, कैसे देख रहे हैं जो मैंने आपसे सवाल पूछा था? प्लीज आपकी राय दे दीजिए सर। चीन के पास अगर अभी भी देखें तो लगभग आपका 12 करोड़ टन के आसपास गेहूं का स्टॉक है। जो दुनिया का कुल गेहूं भंडार है उसमें से करीब आपका अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 44% का स्टॉक सिर्फ चीन के पास ही है। जो कि ये पहले मान लीजिए 46-48% भी हुआ करती थी 2-3 साल पहले। तो इसीलिए जो भी ग्लोबल सप्लाईज को लेकर अभी मतलब कोई चिंता दिख नहीं रही है एज ऑफ नाउ। और अगर चाइना आती भी है बाइंग में तो उनका बाइंग भी सीमित ही रहेगा, क्योंकि जो यूएसडीए का भी आंकड़ा हम देखते हैं तो जो आपका इंपोर्ट्स का डाटा है वो लगभग 6 मिलियन टन के आसपास ही चाइना खरीद सकती है इस साल। और चाइना जो बाइंग करती है लगभग एक क्वालिटी व्हीट ही करती है, जो कि यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्रीज से ही मतलब ये क्वालिटी बाइंग करती है गेहूं। इंद्रजीत सर अगर चीन में अगर इंपोर्ट के आंकड़ों पर भी नजर डालें तो पिछले 2-3 साल के दौरान चीन में गेहूं का सालाना इंपोर्ट वैसा नहीं रहा जैसा पहले के वर्षों में हुआ करता था। सर आगे क्या लग रहा है, आगे चलकर क्या हो सकता है? क्या आगे चलकर चीन अपनी इंपोर्ट नीति में बदलाव कर सकता है और क्या वहां इंपोर्ट बढ़ेगा? एक्चुअली अगर हम चाइना का प्रोडक्शन डाटा देखें वीट की तो इन्होंने लास्ट 5 इयर्स में काफी इम्प्रूवमेंट किया अपने लोकल वीट प्रोडक्शन में। जो कि मान लीजिए अगर 21-22 में ये लगभग 135 मिलियन टन की प्रोडक्शन अगर करते थे 22-23 में लगभग, तो ये बढ़ के आपका आज के डेट में 2026 में इनका प्रोजेक्शन आ रहा है लगभग 141 मिलियन मेट्रिक टन। तो लोकल व्हीट प्रोडक्शन बढ़ाने के चलते इनका इंपोर्ट्स का जो आंकड़ा है ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। जो भी हमने देखा था 2021 के टाइम में लगभग 106 मिलियन टन का इंपोर्ट का आंकड़ा, वही अभी अभी चल के मतलब लगभग आपका 6 मिलियन के आसपास रह चुका है। तो वही लोकल प्रोडक्शन एक मेन फैक्टर है। अगर उधर भी वेदर का कुछ ऐसे डिस्क्रिपेंसीज आती है तभी जाके मतलब इतने मतलब रिकॉर्ड पैमाने में इंपोर्ट हो सकता है। बट हालांकि जिस तरीके का सिचुएशन अभी बना हुआ है मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बाइंग हो सकता है मतलब उस तरह के रिकॉर्ड लेवल में। जैसे आप मुझे 13 मिलियन टन 14 मिलियन टन के रिकॉर्ड लेवल पे इंपोर्ट्स होना थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है आज के डेट में। 5 से 6 मिलियन टन के लिए चाइना बाइंग में रह सकता है। अजय सर आपका क्या व्यू है इंपोर्ट को लेकर? जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं क्या नीति में बदलाव हो सकता है और क्या आगे वहां इंपोर्ट बढ़ेगा और चीन में? सर चाइना एक तरह से हम बोल सकते हैं सेल्फ सफिशिएंसी फर्स्ट के ऊपर काम करता है। चाइना की प्रायोरिटी है कि डोमेस्टिक क्रॉप
जो करीबन 140 मिलियन टन का हार्वेस्ट है, पहले वो देखे फिर बाद में फॉरेन का। सेकेंडली उनका अभी हमने जो फोकस देखा है वो कहीं ना कहीं क्वालिटी पे ज्यादा है क्वांटिटी के मुकाबले। तो इंपोर्ट जो हो रहा है वो हाई प्रोटीन वीट के ऊपर हो रहा है, जो ब्लेंडिंग के लिए यूज हो रहा है, ना कि एक बल्क रॉ वॉल्यूम हो रहा है। वहीं अगर हम फीड सब्स्टिट्यूशन में देखें तो वहां पे रिकॉर्ड कॉर्न के आउटपुट भी है जो 300 मिलियन टन के ऊपर का बता रहा है, जहाँ पे रिड्यूस कर रहा है। फीड ग्रेड वीट की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्ट्रिक्ट कोटास उन्होंने डिप्लॉय किया, लो ड्यूटी टैरिफ रेट कैप कर रखा है 9.63 मिलियन टन। माइनरली मुझे लगता है कि सेलेक्टिव इंपोर्ट राइस हो सकता है 8 to 10 मिलियन टन का, ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं। बट यस, पहले वो डोमेस्टिक को देखेगा फिर बाद में इंपोर्ट करेगा। बट इंपोर्ट डेफिनेटली, पॉलिसी में तो कोई मेजर चेंजेस नहीं है। जो हमने फीड सब्स्टिट्यूशन में देखा था वो जरूर पार्ट था, बट यस, मॉडरेटली ग्रोथ आना चाहिए। इंद्रजीत सर, ये बताइए, अगर चीन ने गेहूं का इंपोर्ट बढ़ाया तो क्या भारत से एक्सपोर्ट बढ़ने की कोई गुंजाइश बन रही है या नहीं? फिलहाल इसकी संभावना काफी सीमित रहेगी, क्योंकि चीन आमतौर पर अगर देखें तो जो भी हाई क्वालिटी वीट या हाई प्रोटीन लेवल वीट जो भी है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएस, इन सब कंट्री से ज्यादातर खरीदता है। तो भारत का जो गेहूं का निर्यात है वो अभी भी नीति और जो भी ये क्वालिटी वाइज है, लगभग ये फीड क्वालिटी ग्रेड में ही एक्सपोर्ट होता है। तो एक तो पॉलिसी और एक क्वालिटी, इन दोनों पे ही निर्भर करेगी आगे चल के। बट जो भी इंडिया जो भी एक्सपोर्ट्स करेंगे, लगभग ये बांग्लादेश, नेपाल और भी जो भी नेबरिंग कंट्रीज है, इवन थोड़ा बहुत मिडिल ईस्ट में भी जा सकती है इंडिया से वीट। बट इसे छोड़ के चाइना में थोड़ा मतलब संभावना काफी कम ही लग रहा है। ठीक है, ये सर का व्यू है। अजय सर, ये बताइए, भारत से गेहूं के एक्सपोर्ट लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है एक्सपोर्ट में। क्या आगे भी देखे भारत से गेहूं का एक्सपोर्ट कैसा रह सकता है? क्या बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और ज्यादा? देखिए, 2-3 साल पहले ही हमने, जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था, तब से हमने देखा ये विंडो ओपन अप हो चुकी थी। बट चाइना इम्पोर्टेंट है, लेकिन इंडिया का अगर हम एमएसपी देखें तो मेरे ख्याल से 2585 के आसपास है, जो कहीं ना कहीं ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं बनाता है। हाँ, इसका एक इनडायरेक्ट गेन मिलेगा, जैसे हमने इंद्रजीत को बोलते हुए सुना कि चाइना जो बाइंग करेगा ना, तो बांग्लादेश, नेपाल, साउथ ईस्ट एशिया के थ्रू करेगा, और वहां पे इंडिया को भी उसका अनड्यू बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन देखिए, इंडिया ज्यादा करके फोकस जो कर रहा है ना, वो एक्सपोर्ट ऑफ प्रोसेस वीट की बात कर सकते हैं, आटे की बात कर रहे हैं अंडर कोटा सिस्टम। तो वहां पे इंडिया को ज्यादा बेनिफिट है। तो कुल मिलाकर यस, हम बोल सकते हैं हमारे था। लेकिन इस बार का जो एलनिनो वाला कंसर्न है, ये हो सकता है इंडिया को थोड़ा सा टाइट रखे एक्सपोर्ट्स पे, और प्राइजेस भी थोड़े से हाई है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल मार्केट। बट लेट्स सी कैसे मूव करेगा। बट यस, चाइना का और इंडिया का दोनों का इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। इंद्रजीत सर, आपका क्या व्यू है एक्सपोर्ट को लेकर गेहूं के भारत के यहाँ से? एक्सपोर्ट्स का जो कोटा गवर्नमेंट ने रखा है, लगभग आपका 5 मिलियन टन वीट का और 1 मिलियन टन वीट प्रोडक्ट्स का, तो लगभग ये कोटा मीट होते दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल वीट में भी हमने रैली देखा है पिछले कुछ हफ्तों में, उसके चलते फिर प्राइसेस भी बढ़े हैं। इवन रशिया यूक्रेन वार में अभी भी जो एस्केलेशन आया हुआ था, उसके चलते भी ब्लैक सी प्राइसेस भी काफी हाई हुए थे, और थोड़ा बहुत सप्लाई कंसर्न्स भी हमें दिख रहा है अगले 1-2 महीने में। तो उसके चलते जो भी इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है, बांग्लादेश, नेपाल, इवन यूएई में व्हीट एक्सपोर्ट जा सकती है। हालांकि बांग्लादेश में कुछ ट्रायल शिपमेंट्स भी शुरू हो गए हैं और लगातार डिमांड के इंक्वायरीज भी आ रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है एक्सपोर्ट्स को लेके। तो मेरा यही मानना है कि जो भी ये कोटा गवर्नमेंट ने रखा है, लगभग ये कोटा मुझे फुलफिल होते हुए दिख रहा है। और बाकी डिपेंड करेगी कि आगे और जो भी ये एस्केलेशन, वार एस्केलेशन और जो ये प्राइस वार जी, प्रीमियम है, ये किस तरीके का मतलब बदलाव होते हैं आगे चल के। ठीक है, ये सर का व्यू है। अजय सर, आप बने रहिए, चर्चा कंटिन्यू रहेगा। इंद्रजीत सर, डिस्क्लेमर दे दीजिएगा, और साथ ही सर एक सवाल का जवाब दे दीजिए पहले, और फिर डिस्क्लेमर दे दीजिएगा। किशोर जी काफी समय से पूछ रहे हैं सर, मेंथा ऑयल को लेकर 2 महीने का व्यू जानना चाह रहे हैं। सर प्लीज इस सवाल का जवाब दे दीजिए और साथ ही डिस्क्लेमर दे दीजिएगा। मेंथा ऑयल फिलहाल थोड़ा बहुत पॉजिटिव लग रहा है इस लेवल से। तो और भी हम देख रहे 5-6% की जो भी अपसाइड और भी ये देख रहा है चार्ट बेसिस पे।
और ठीक ये है जो सर, मैंने शो में डिस्क्लेमर डिस्कस किया ये जी। मेरा पर्सनल व्यूज है, और वीट में मेरा या मेरे कंपनी का कोई पोजीशन। जी धन्यवाद। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। अजय सर, बातचीत कंटिन्यू रखते हैं। पिछले साल की तुलना में अगर देखा जाए तो गेहूं की स्टॉक पोजीशन ठीक है, क्या आगे स्टॉक घटने या बढ़ने की कोई संभावना आगे लग रही है क्या सर? मौसम मौसम सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस बार हम देख रहे हैं कि एल नीनो के इम्पैक्ट की वजह से बारिश काफी कम रहेगी, और बारिश कम होने की वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो भी कम रहेगा। देखिए, वीट के लिए तो हमें मौसम ठंडा चाहिए। थोड़ा भी अगर वार्म वेदर होता है तो उसमें यील्ड में फॉल आता है, तो ये सबसे बड़ा कंसर्न रहने वाला। तो बिल्कुल इस बार अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट में वैसे भी हम ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है, बट डिमांड ग्लोबल मार्केट में इस बार ग्रेन्स की काफी स्ट्रांग रहनी है। अब तक 2-3 सालों में हमारे पास बफर स्टॉक काफी अच्छा था, जिसकी वजह से हमने इंटरनेशनल की डिमांड भी मीट की थी और हमारी डिमांड भी मीट की थी। बट घरेलू डिमांड अब इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है, और ग्लोबल मार्केट भी। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि यस, प्राइजेस में भी एक अपलिफ्ट कंटिन्यू रहेगा, और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कोई ना कोई नए अपडेट्स लाती रहेगी टाइम टू टाइम। सर ये बताइए, मौजूदा समय में घरेलू बाजार में गेहूं की डिमांड कैसी है, और बीते एक महीने में गेहूं की कीमतों में मजबूती देखने को मिल रही है? शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो गेहूं के प्राइसेस का आउटलुक क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले अगर हम प्राइस आउटलुक की बात करें, डिमांड की बात करें, तो पिछले कुछ महीनों में हमने डिमांड काफी अच्छे देखा। वैसे भी हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर होता है वो थोड़ा स्ट्रांग डिमांड के तौर पे रहता है। यहाँ पे हमने देखा खास करके हाउस होल्ड एंड पीडीसी पाइपलाइन से उनमें डिमांड कंटिन्यू बनी रही। फ्लोर मिल्स भी जो ऑपरेट कर रही है वो हाई कैपेसिटी पे कंटिन्यू कर रही है, क्योंकि बेकरी डिमांड कंटिन्यू बनी हुई। इनफैक्ट अगर हम देखें तो एफसीआई का जो प्रोक्योरमेंट है कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब कर रहा है मिलियंस ऑफ टन, जो सेंट्रल बैंक के सेंट्रल रिजर्व्स में बना हुआ है। तो डिमांड ठीक ठाक रही है। कंटिन्यू स्टॉक लिमिट का कहीं ना कहीं एक कंसर्न थोड़ा बहुत रहता है, इसके लिए हमेशा जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही बाइंग है, तो वो कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं। इसी को देखते हुए प्राइजेस में भी अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा ऐसा फ्री फॉल जैसी सिचुएशन है, बिकॉज इस बार अगर मैं दिल्ली वीट की बात करूं तो 2832 का भाव है आज इस वक्त। टेक्निकल स्ट्रक्चर भी जो मैं देख पा रहा हूँ बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको ध्यान हो तो अप्रैल में भाव ये करीबन 2530 था, उसके बाद कंटिन्यूअसली हम ये तेजी में ही देख रहे हैं। लग रहा है कि जल्द 2950 के बीच में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से गवर्नमेंट ओएमएसएस रिलीज करेंगे तो इमीडिएटली एक सीलिंग तो थोड़ा बहुत रहेगा, बट अल्टीमेटली डिमांड जो है वो प्राइजेस को सपोर्ट करता हुआ देखा। वो मौसम का बड़ा रोल रहेगा जो 2950 तक का लेवल दिखा देगा। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, ये हो गई प्राइस आउटलुक की बातचीत। अगर किसी को एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो आपकी तरफ से टॉप एग्री कॉल्स क्या कुछ रहेंगे रिकमेंडेशन में? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा एग्री के अंदर अभी मॉनसून का जो अपडेट्स आ रहे हैं उसकी वजह से थोड़े कुछ कमोडिटीज में हम प्रॉफिट बुकिंग भी आते हुए देखेंगे, और कुछ में इम्पैक्ट भी रहेगा। जैसे हल्दी है, हल्दी वैसे लॉन्ग टर्म मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, पर टाइमिंग थोड़ा करेक्शन भी आ गया था। तो आज इंट्राडे के लिहाज से 21,200 पे लीजिए, 20,900 का स्टॉप लॉस, 21,700 का टारगेट रहेगा। वहीं कैस्टर में एक जबरदस्त तेजी के बाद टेक्निकली मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है, तो 7,080 पे बेचिए, 7,140 का स्टॉप लॉस लगाइए। 7,000 तो इमीडिएट टारगेट है, बट 6,850 तक का भी लेवल दिखा सकता है। ये सर की तरफ से टॉपिक में रिकमेंड किए जा रहे हैं, तो आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। ट्रेडिंग कॉल कैस्टर में कॉल दिया गया है, सर की तरफ से बिकवाली की सलाह दी जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। ये टॉप एग्री कॉल्स हैं आज के लिए जो अजय सर की ओर से दिया जा रहा है। टर्मरिक में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। सर समय भी हो चुका है, विस्तार से आपने चर्चा भी कर ली है। सर प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए। ब्रिज, आज हमने फ्यूचर और ऑप्शन या डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करने वाली कमोडिटी पर डिस्कशन किया है। मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं, बट मेरे क्लाइंटों की पोजीशन हो सकती है। सेकंड, जब भी आप कमोडिटी में निवेश करें जोखिम रहता है, तो स्टॉप लॉस लगा के काम करें, और सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही काम करें। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।